छात्र छात्रों, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने अपने पिछले लेक्चर में मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा नंद वंश का विनाश करके एक शक्तिशाली विस्तृत मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इसके दो महान शासक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और उसके बाद अशोक के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। यह साम्राज्य सिर्फ सीमा की दृष्टि से ही विशाल नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा भी था, जिसके आधार पर यह शासन एक लंबे समय तक यह वंश शासन कर पाया था। चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त का गुरु था, जिसने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में शासन के और प्रशासन के बारे में विस्तार से लिखा है, उसके अनुसार शासक या राजा के देवत्व के सिद्धांत की प्रतिपादना तो की गई। शासक को निरंकुश भी माना गया, शासक को सर्वोच्च शक्तिशाली भी माना गया, किंतु उसके ऊपर बहुत सारे नैतिक नियंत्रण थे और राज्य का आधार लोक कल्याणकारी राज्य था। अर्थात राजा को लोक या प्रजा या जन को अपने ध्येय में रखकर, अपने उद्देश्य में रख कर के शासन करना था। तो मौर्य प्रशासन का आधार था कि एक विशाल साम्राज्य जो है वो, उसका सही प्रशासन तभी संचालित हो सकता है जब एक सार्वभौमिक सर्वशक्तिमान सम्राट हो और उसकी बहुत ही समझदार मंत्री परिषद हो। राजा यदि उन्नतिशील है, राजा प्रगतिशील है, तो राज्य भी उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। यदि राजा प्रमादी है तो राज्य कभी भी उन्नति नहीं करेगा, वह अवनति की ओर उन्मुख होगा। यदि मंत्री सजा के सक्रिय होने पर ही सक्रिय होते हैं, क्योंकि वे उसी द्वारा, मंत्री राजा के सक्रिय होने पर ही सक्रिय होते हैं, क्योंकि वे राजा के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए एक सक्रिय राजा का होना आवश्यक है। साम्राज्य के केंद्रीय शासन में जनप्रतिनिधियों से गठित संस्था की आवश्यकता नहीं है, यानी कि केंद्रीय शासन पर राजा का ही नियंत्रण होना आवश्यक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर शासन का, राज्य का स्वरूप निर्धारित किया गया, प्रशासन का उद्देश्य तय किया गया कि प्रशासन जिस प्रकार से पिता अपने संतान की देखभाल करता है, उसी प्रकार राजा को पुत्रव्रत अपनी प्रजा की देखभाल करनी होगी। इसलिए उसे लोक कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट के या सिद्धांत के आधार पर कार्य करना होगा। अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक स्थापित किया गया, क्योंकि राजा ही सही निर्णय ले सकता है। यदि राजा योग्य है, यदि राजा में योग्यता है, उसके अंदर गुण है, तो वह एक श्रेष्ठ शासन की स्थापना कर सकता है। चाणक्य के द्वारा राजा को सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया गया, यानी राजा ही सर्वोच्च कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है। राजा की ही इच्छा कानून है, यानी राजा को सर्वशक्तिमान और निरंकुश बनाया गया। चाणक्य के द्वारा राजत्व के दैवीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, यानी राजा को सर्वशक्तिशाली बनाते हुए उसे ही शासन के ऊपर समस्त अधिकार दिए गए, किंतु निरंकुश, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान होते हुए भी यह कहा गया कि राजा या सम्राट वही बनेगा जो योग्यता अनुसार योग्यतम व्यक्ति होगा और जो
प्रजा के हित में कार्य करेगा। यदि राजा योग्यतानुसार कार्य नहीं करता है, प्रमादी है, तो प्रजा का कर्तव्य है कि वह उस राजा को पद से हटा दे। मौर्य प्रशासन के बारे में हमें कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका से विस्तार में से जानकारी मिलती है। सम्राट चंद्रगुप्त ने ऐसी शासन व्यवस्था की नींव रखी जिसे परवर्ती शासकों के द्वारा भी अपनाया गया। चंद्रगुप्त के प्रशासन पर हमें चाणक्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य के द्वारा जो केंद्रीकृत शक्तिशाली शासन व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया गया, वह परवर्ती वंशों के द्वारा भी उसका अनुसरण किया गया। राज्य मोटे तौर पर 2 इकाइयों में बटा हुआ था, केंद्रीय इकाई और प्रांतीय इकाई। तो केंद्रीय प्रशासन की बात हम सबसे पहले करेंगे। केंद्रीय प्रशासन में सबसे प्रमुख था सम्राट या राजा। सम्राट वह व्यक्ति जो योग्यतम है, जो सर्वोच्च व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। राजा का कार्य विकास एवं सुदृढ़ीकरण करना, आर्थिक हितों की पूर्ति करना तथा शोषणात्मक एवं विघटनात्मक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना है। यानी प्रजा का शोषण ना हो, देश का विघटन ना हो। तो जो प्रवृत्तियां शोषण करने वाली हों, जो प्रवृत्तियां विघटनात्मक हों, उनके ऊपर रोक लगाना राजा का परम कर्तव्य है। और प्रजा का जीवन सुगम व संपन्न बनाना राजा के लिए सर्वोपरि है। राजा अपनी प्रजा की देखभाल बिल्कुल उसी प्रकार से करे जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र के जीवन को उन्नत, सुदृढ़ और विकसित बनाने के लिए कार्य करता है। राजा के संबंध में जहाँ राजा को सभी प्रकार के अधिकार दिए गए, वहाँ चाणक्य का ये कहना था कि राजा प्रजा के लिए सर्वसुलभ होना चाहिए। राजा यदि भोजन कर रहा है, विश्राम कर रहा है, मालिश करवा रहा है या मंत्रणा में भी अगर वो लगा हुआ है, उस समय यदि प्रजा अपनी कोई समस्या लेकर के राजा के पास आती है, तो राजा का कर्तव्य है कि वह सभी काम छोड़ करके सबसे पहले प्रजा की बात को सुने। कौटिल्य का ये मानना था कि राजा का स्वयं का निजी जीवन नहीं होता है। राजा सदैव प्रजा के लिए कार्य करता है। राजा का जीवन पर प्रजा के लिए ही बना है। इस तरीके से कर्तव्य और अधिकारों के बीच राजा को समन्वित किया गया है। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बनती थी। इस मंत्री परिषद के सदस्यों को मंत्री कहा जाता था, जिनका वार्षिक वेतन 48,000 पण था और इनकी नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। इस मंत्री परिषद के जो प्रमुख अमात्य थे या मंत्री थे, वो थे सबसे पहले प्रधानमंत्री या पुरोहित। यह सबसे बड़ा पद था पुरोहित का या प्रधानमंत्री का। प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण विषयों को यह राजा को सलाह देता था। यानी जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते थे, उनमें राजा प्रधानमंत्री या पुरोहित से राय लिया करता था, सलाह लिया करता था। दूसरा अधिकारी था समाहर्ता, जिसे हम राजस्व मंत्री कह सकते हैं, जिसका कार्य था राजकीय करों को एकत्रित करना। तीसरा अधिकारी था सन्निधाता, जिसे हम कोष मंत्री कह सकते हैं। यह राजकोष का प्रभारी था। राजकोष की देखरेख इसके द्वारा की जाती थी। चौथा मंत्री था सेनापति, जो कि युद्ध विभाग का अध्यक्ष था। सेना और युद्ध का कार्य इसके द्वारा देखा जाता था। अगला पदाधिकारी है युवराज, जो कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था और राज्य का भावी सम्राट भी होता था। हालांकि अशोक
बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, उसका ज्येष्ठ पुत्र सुसीम था, किंतु योग्यता के कारण अशोक सम्राट पद पर आसीन हुआ। अगला पदाधिकारी है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा नैतिक अपराधों से राज्य को मुक्त रखने वाला न्यायाधीश था। यानी जो भी नैतिक आचरण संहिता राज्य के द्वारा निर्धारित की गई थी, उस नैतिक आचरण संहिता का पालन किया जाए और नैतिक अपराध राज्य में ना हो, उनके लिए जो न्यायाधीश था वह प्रदेष्टा कहलाता था। व्यावहारिक, जो धार्मिक न्यायालय थे उनका न्यायाधीश व्यावहारिक कहलाता था। एक तरीके से अब ये मान लिया जाए कि ये कानूनी, ये एक तरीके से दीवानी और फौजदारी न्यायालय थे। नायक वह अधिकारी जो कि वह माते जो कि सैन्य संचालन और छावनी निर्माण का कार्य देखता था। अगला मंत्री है कार्मांतिक। कार्मांतिक जो कि जिसे उद्योग मंत्री कहा जा सकता है, जो राज्य के अंदर जो उद्योग स्थापित हुए थे उन उद्योगों के की देखरेख करना, नियम बनाना, उनसे कर वसूलने का अधिकार कर्मांतिक के द्वारा होता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष, जो पूरी मंत्री परिषद थी उसका जो अध्यक्ष था, यानी मंत्री परिषद को जब आह्वान करना है या उसकी जो गतिविधियां संचालित होंगी उनकी देखरेख करने वाला जो मंत्री था वह मंत्री परिषदाध्यक्ष था। दंडपाल, सेना संबंधी सामग्री जुटाने वाला मंत्री सेना दंडपाल था। अंतपाल, सीमा पर, राज्य की सीमा पर दुर्ग व छावनियों की व्यवस्था करने वाला मंत्री अंतपाल था। दुर्गपाल, राज्य की आंतरिक सुरक्षा का जो प्रभारी था वह दुर्गपाल कहलाता था। और राजधानी का प्रशासक, जो राजधानी है उसके प्रशासन को देखने वाला जो अधिकारी है वह पौर कहलाता था। प्रशासता, राजा के द्वारा जो भी समय समय पर अध्यादेश जारी किए जाते थे, आज्ञाएं दी जाती थी, उन्हें लिपिबद्ध करने वाला जो मंत्री अधिकारी था वह प्रशासता कहलाता था। दौवारिक, राजमहल की सुरक्षा का जो प्रभारी था वह दौवारिक कहलाता था। पूरे राजमहल की सुरक्षा इसी व्यक्ति के हाथ में होती थी। अगला अधिकारी है आंतरवेशिक। राजा के जो निजी अंगरक्षक हों, किन्हें नियुक्त किया जाना है, किस प्रकार से नियुक्त किया जाना है, उन सब निजी अंगरक्षकों का जो प्रधान था वह आंतरवेशिक कहलाता था। और अगला है आटविक, इसे हम वन मंत्री कह सकते हैं। वन संपदा की देखरेख करने वाला, वन संपदा पर कर लगाने वाला जो मंत्री है वह आटविक है। इस तरीके से मंत्री परिषद के माध्यम से इस शासन का संचालन हो रहा था। इस मंत्री परिषद के कार्यों को या राजा के कार्य को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे के अंदर, केंद्रीय शासन के प्रशासनिक ढांचे में कई विभागों बनाए गए। ये जो विभाग थे, इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था और इन तीर्थों का जो मुख्य व्यक्ति होता था, मुख्य पदाधिकारी होता था, उसका कार्य अध्यक्ष के द्वारा देखा जाता था और उसे अध्यक्ष कहा जाता था। जिस प्रकार मंत्रियों का वेतन 48,000 पर्ण था, इन अध्यक्षों का वेतन 12,000 पर्ण वार्षिक था। इन अध्यक्षों का योग्यता तथा स्वामी भक्ति के आधार पर चयन किया जाता था। साथ ही यदि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्ट आचरण की करता हुआ पाया जाता था तो उसे कठोर दंड देने का प्रावधान था। कौटिल्य का ये मानना था कि जिस प्रकार का आचरण अधिकारी व कर्मचारी करेंगे उसी प्रकार का आचरण प्रजा भी करेगी। और नंदवंश के समय में अधिकारियों, मंत्रियों के द्वारा भ्रष्ट आचरण किया जा रहा था, जिसके वजह से राज्य में अव्यवस्था व असंतोष फैल गई थी। इसलिए कौटिल्य का यह मानना था कि यदि
प्रशासन में, मंत्रियों में भ्रष्ट आचरण रहेगा तो वह साम्राज्य कभी भी स्थायी नहीं रहेगा या मजबूत नहीं रहेगा, सुदृढ़ नहीं रहेगा। इसलिए प्रजा के सामने उदाहरण रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाई जानी जरूरी है और उन्हें छोटे से छोटे अपराध पर यदि कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तो प्रजा के समक्ष कोई अच्छा उदाहरण नहीं जाएगा। इसलिए कौटिल्य ने प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की थी। मंत्री परिषद का कार्य सर्वथा गुप्त होता था, इसलिए उसका मंत्रणा कक्ष भी गुप्त होता था ताकि किसी को भी कार्यवाही के बारे में ज्ञान न हो। यदि कोई मंत्री भेद खोले तो उसे जान से मार दिया जाता था। मंत्री परिषद के 3-4 मंत्रियों की एक उप समिति भी थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था। यह एक तरीके से कोर कमेटी थी जो राजा के बिल्कुल निकट थी। इसमें पुरोहित, सेनापति और युवराज होते थे। यानी मंत्री परिषद एक विस्तृत परिषद है जिसमें सभी भी विभाग हैं, लेकिन उसमें से भी एक छांट करके एक कोर कमेटी बनाई जाती थी जिससे राजा बिल्कुल हमेशा संपर्क में रहता था और वो होते थे पुरोहित, सेनापति और युवराज। क्योंकि साम्राज्य बड़ा था इसलिए प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया जिन्हें प्रांत कहा गया। अशोक के अभिलेख में हमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंतीरठ जिसकी राजधानी उज्जैनी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, प्राच्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग जिसकी राजधानी तोशली थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अशोक के अभिलेखों में हमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है जिसमें से कलिंग अशोक के द्वारा जीता गया था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बाकी 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही थे। प्रांतों पर राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था जिन्हें कुमार कहा जाता था, जिनका वेतन 12,000 पण वार्षिक होता था और ये सब सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहते थे। कुछ प्रदेशों में राजकुमारों के अलावा भी प्रतिनिधि शासक नियुक्त किए जाते थे, जैसे सौराष्ट्र में वैश्य पुष्यगुप्त को नियुक्त किया गया था। बाकी प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल उसी प्रकार से संचालित होता था जिस प्रकार से केंद्रीय शासन संचालित होता था। मौर्य प्रशासन के अन्य प्रशासनिक ढांचे के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर।